प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के अंतर्गत एक नया टॉपिक्स लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है बच्चों ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक की सक्रियाएं। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक की सक्रियाएं, है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन करना है। आज हम क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, ठीक है। कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कांस्टेंट वेरिएबल से मिलकर के जो टर्म बनते हैं और टर्मों के कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनता है, एक एक टॉपिक की हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। एक एक पॉइंट वाइज आज हम डीपली चर्चा करेंगे। अगर आपने इन पॉइंटों को माइंड मेकअप कर लिया तो मैथ्स के क्वेश्चंस, एल्जेब्रिक्स एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं होगी। आइए देखते हैं बच्चों, आखिर कांस्टेंट क्या है, आखिर वेरिएबल्स क्या है। प्रिय बच्चों, हमने लिखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट को अचर कहते हैं। द क्वांटिटी whose value does not change in mathematical operation is called a constant। कहने मतलब जिस राशि का मान, जिस क्वांटिटी की वैल्यू, जिस राशि का मान, जिस क्वांटिटी की वैल्यू गणितीय ऑपरेशन में चेंज नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? या इसकी आप दूसरी डिफिनीशन देखिए बच्चों। यहां लिखा गया है ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। समझ में आया? यानी एक निश्चित संख्यात्मक मान वाले प्रतीक को एक स्थिरांक कहा जाता है, एक कांस्टेंट कहा जाता है। प्रिय बच्चों, जैसे यहां पर हम लिख दिया 2। क्या लिखा? 2। अब ये बताओ 2 की वैल्यू क्या चेंज होगी? 2 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। 2 की यानी 2 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे हमने लिख दिया 4, ये 4 की वैल्यू क्या होगी? हमेशा फिक्स रहेगी। इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। जिस वैल्यू का मान समय के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? तो यहां पर 2, 4, जैसे हमने लिख दिया 6, 7, 8, है ना। या जैसे लिख दिया पाई की भी वैल्यू क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट। ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद है वेरिएबल्स वैल्यू। प्रिय बच्चों, दूसरी वैल्यू है वेरिएबल। दूसरी क्या है? वेरिएबल जिसे हम चर कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? चर कहते हैं। वेरिएबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर। कांस्टेंट को हिंदी में और क्या बोलते हैं? स्थिरांक। अंडरस्टूड? वेरिएबल्स द क्वांटिटी whose value keeps changing in mathematical operations is called variable। The quantity whose value keeps changing in mathematical operations is called a variable। It is represented by the letter
एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। समझ में आया? यानी जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे वेरिएबल्स कहते हैं, उसे चर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। इसे जो है अंग्रेजी के लेटर्स एक्स वाई जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अंग्रेजी के लेटर्स एक्स वाई जेड के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? इसी की बच्चों हमने दूसरी परिभाषा यहाँ पे लिखी है। ए symbol which takes on various numerical value is known as variable or literal. पुनः रिपीट, a symbol which takes on various numerical values is known as variables। कहने का मतलब एक प्रतीक जो विभिन्न संख्यात्मक मानों को धारण कर सकता है वेरिएबल्स कहा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? एक प्रतीक जो विभिन्न संख्यात्मक मानों को धारण करता है चर या शाब्दिक कहलाता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? अब यहां पर बच्चों हम इसे एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करेंगे। तो हम जानते हैं परिमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? P = 4 × साइड। अगर हम साइड को यक्स से रिप्रेजेंट कर दें, किससे रिप्रेजेंट कर दें बच्चों? यक्स से। तो परिमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? P = 4x। P क्या है? परिमीटर। किसका है? स्क्वायर का। इसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? स्क्वायर। Whose figure having all sides are equal is called a square। Whose figure having all sides are equal is called a square। ठीक है, तो P = हमने 4x लिखा। क्लियर? तो यहां पर x जो है क्या है? स्क्वायर की साइड है। क्या है? स्क्वायर की क्या है बच्चों? ये सब साइड्स हैं। ठीक है, क्लियर? यानी x यहां पर वेरिएबल है। x यहां पर क्या है बच्चों? वेरिएबल है। 4 यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। x यहां पर क्या है? वेरिएबल है। 4 क्या है? कांस्टेंट है। p भी क्या है? वेरिएबल है। क्लियर? अगर मान लीजिए ये जो स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को इंक्रीज कर दें, स्क्वायर को इंक्रीज करने का मतलब इनकी साइड को हम बदल दें या दुगना कर दें, है ना? क्या कर दें? 2x कर दें। समझ में आ रहा है? yes, तो सभी साइडें अगर हम 2x कर देते हैं तो किसका मान चेंज हो रहा है? 4 का मान चेंज हो रहा है क्या? नहीं, x का मान चेंज हो रहा है। x यहां पर क्या हो गया? डबल हो गया। समझ में आ रहा है? yes, x यहां पर क्या हो गया? डबल हो गया। यानी वेरिएबल्स का मान जो है कंटीन्यूअस चेंज होता रहता है समय के अनुसार, है ना? यदि हम जैसे ये परिमीटर ऑफ स्क्वायर है जिसमें सभी साइडें हैं, सभी साइडें x से रिप्रेजेंट हैं, यदि साइड को इंक्रीज कर दिया जाए, साइड को इंक्रीज करने से स्क्वायर के परिमीटर भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है ना? अगर हम साइड्स को डबल कर दे रहे हैं तो परिमीटर भी हमारा क्या हो रहा है? डबल्ड हो रहा है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? कहने का आशय यह है कि x हमारा क्या है बच्चों? वेरिएबल है ना? ये कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है। इसका मान समय के अनुसार बदलता रहता है। किसमें? गणितीय प्रक्रियाओं में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में।
यक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। समझ में आ रहा है? जब यक्स की वैल्यू चेंज होगी तो पी की भी वैल्यू चेंज होगी, यानी परिमीटर की भी वैल्यू चेंज होगी। समझ में आया? कोई परेशानी? ठीक है। अब इसकी दूसरी परिभाषा यहां पे बनाई गई थी, ए सैम्बल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, ए सैम्बल which takes on various numerical value is known as variable or literal। कहने का मतलब एक प्रतीक जो विभिन्न संख्यात्मक मान को धारण करता है चर या शाब्दिक कहलाता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? इसको नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़े। मिटा दे? प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है टर्म। टर्म क्या है? टर्म कितने प्रकार का होता है और टर्म के मिलने से क्या बनता है, एक एक पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। देखिए, टर्म द टर्म इज फॉर्मेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रियल नंबर एंड द वेरिएबल्स। क्लियर? हमने क्या बोला? द टर्म इज फॉर्मेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रियल नंबर एंड द वेरिएबल। प्रिय बच्चों, जो टर्म होता है, टर्म का जो फॉर्मेशन होता है, ये कह रहा है जो टर्म का फॉर्मेशन रियल नंबर और वेरिएबल से होता है। 2 इज द रियल नंबर और वेरिएबल मान लीजिए हमने यक्स ले लिया तो टर्म का फॉर्मेट हो गया, है ना, यानी टर्म जो है 2x बन गया। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार अन्य टर्म हम बना सकते हैं। मान लीजिए रियल नंबर हमने 2/3 ले लिया और x ले लिया तो ये टर्म बन गया। इसी प्रकार टर्म का फॉर्मेशन और हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने t लिया, यहाँ पर रियल नंबर 4/5 ले लिया, x² ले लिया, ये टर्म है। फिर टर्म का फॉर्मेशन और हो सकता है, जैसे हम 7/8 ले लिया, यहाँ पर x⁻9y ले लिया तो ये टर्म हो गया। टर्म का फॉर्मेशन अदर नंबर से भी बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 8 ले लिया, x⁻3 एंड y⁻5 ले लिया तो ये टर्म कहा जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार टर्म का फॉर्मेशन और हो सकता है, जैसे हमने ले लिया 7/5 x⁻3 y⁻1/3, ये क्या हो गया बच्चों? टर्म हो गया। समझ में आया? पहली पॉइंट हमने लिखा है, पहली डिफिनेशन, द टर्म इज फॉर्मेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रियल नंबर एंड द वेरिएबल्स, यानी टर्म का निर्माण वास्तविक संख्या और चर के गुणनफल से होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? चर का निर्माण वास्तविक संख्या और टर्म का निर्माण जो है वास्तविक संख्या और चर के गुणनफल से होता है। समझ में आया? यानी वास्तविक संख्याएं तथा चर के गुणनफल से पद का निर्माण होता है। टर्म को हिंदी में बोलते हैं बच्चों पद। ये क्लियर? इसी के बाद दूसरी डिफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है, टर्म्स कंटेन नंबर एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। समझ में आया? एक पद कंटेन करता है नंबर्स को भी, वेरिएबल्स को भी, मल्टीप्लिकेशंस को भी, डिविजन्स को भी। समझ में आ रहा है? आइए इसको समझते हैं। एक पद नंबर चर के द्वारा
एक एक पद, पुनः इसको समझिएगा बच्चों, एक पद यानी पदों, टर्म्स कंटेन नंबर्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। ठीक है। यस सर। टर्म्स माने पद, कंटेन माने होता है संलग्न होता है, नंबर्स माने संख्याओं के द्वारा, एंड वेरिएबल्स माने चर, कनेक्टेड माने जुड़ा होता है, बाय मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। एक चर जो है, एक चर गुणा, भाग और पावर के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसके अकॉर्डिंग टर्म क्या हो जाएंगे, इस तरह लिखा जा सकता है, जैसे बच्चों ने लिख दिया x बाई वाई, x बाई वाई डिवीजन के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। अगला टर्म जैसे हमने लिख दिया x स्क्वायर बाई x क्यूब वाई, ये भी एक क्या हो गया बच्चों, टर्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें पावर्स भी जुड़ा हुआ है। क्लियर। एक तीसरी डिफिनीशन है यहाँ पर, सेवरल पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइंस आर कॉल्ड द टर्म। इसकी चर्चा हम आगे टॉपिक पर करेंगे, लेकिन यहां पर हम बता दे रहे हैं। प्रिय बच्चों, सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन separated by plus or minus signs are called the terms of the expansions। एक बीजगणितीय व्यंजक के अनेक भाग धनात्मक, धनात्मक या ऋण चिन्ह द्वारा पृथक किए जाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। ये सभी बच्चों क्या है, टर्म है। क्या है, ये सब टर्म है। यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की चर्चा कर दिया है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम आगे भी चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 7, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मेट होता है बच्चों टर्मों के संयोजन से। ठीक है, टर्मों के संयोजन से या टर्मों के सब्ट्रैक्शन से। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, इसको नोट कीजिए। टर्म समझ में आया। कहने का मतलब द टर्म्स इज फॉर्मेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रियल नंबर एंड द वेरिएबल्स। पदों का निर्माण जो है वास्तविक संख्याएं और वेरिएबल्स के गुणनफल से होता है। टर्म्स कंटेन नंबर्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। टर्मों का निर्माण जो है गुणा के द्वारा, भाग के द्वारा और पावर के द्वारा। ठीक है, टर्म जो होते हैं, पद जो होते हैं, गुणा के द्वारा, भाग के द्वारा और पावर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद सेवरल पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। क्लियर। नोट कीजिए। मिटा दे। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हम बीजगणितीय व्यंजक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी ऑपरेशन द्वारा जुड़े स्थिरांक और चरों के संयोजन के बीजगणितीय व्यंजक के रूप में जाना जाता है।
किसको? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, है ना। इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे बच्चों। कई उदाहरण देंगे, जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, ये क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 2x प्लस 5y जैसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर दें, या 2x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, तो ये क्या हो गया बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्मेशन किससे होता है? टर्मों के संयोजन से होता है। इसको क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 2x स्क्वायर को टर्म बोलेंगे, 7y को भी टर्म बोलेंगे, और 5 को भी टर्म बोलेंगे। ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे हम लिख दें 3x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7z प्लस 9, तो ये क्या हुआ बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं? 1 2 3 4 टर्म है। या जैसे हम लिख दें 7/y x पावर 5 माइनस 8y पावर माइनस 3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ में आया? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर टर्मों की संख्या पूछी जाए तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने टर्म है? 5 टर्म है। समझ में आया? कोई परेशानी? यानी ऑपरेशन द्वारा जुड़े स्थिरांक और चरों के संयोजन के बीजगणितीय व्यंजक के रूप में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? बिठा दें। अब हम बच्चों समझेंगे इसके काइंड, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रिय बच्चों, वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, विभिन्न प्रकार के बीजगणितीय व्यंजक, जिसमें पहला प्रकार है मोनोमियल। इसे हम बच्चों एक पदी कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? एक पदी। एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन टर्म ओनली इज कॉल्ड मोनोमियल। केवल एक पद वाले बीजगणितीय व्यंजक को मोनोमियल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे बच्चों हम लिख दें 5x, बहुत से एग्जाम्पल है इसके। जैसे हमने लिख दिया 5x इज द मोनोमियल, 5x इज द मोनोमियल। जैसे हमने लिख दिया 7y स्क्वायर इज द मोनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया 8/3 x स्क्वायर y, तो ये क्या है बच्चों? मोनोमियल कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम लिख दें 9/5 x क्यूब yz, ये क्या कहा जाएगा? मोनोमियल। समझ में आ रहा है? जैसे केवल हम लिख दें -29, ये क्या कहा जाएगा? मोनोमियल। समझ में आ रहा है? जैसे बच्चों हम लिख दें 43/7 ABC, ये क्या कहा जाएगा? मोनोमियल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? जैसे हम लिख दें 7/8 x क्यूब z स्क्वायर y, ये क्या कहा जाएगा? मोनोमियल। यानी एक ही टर्म ये काउंट किए जाएंगे। जैसे 5x है, 5x में 5 क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। x 5 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। x को क्या बोलेंगे? वेरिएबल या लेटरल।
वेरिएबल या लिटरल। 7 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर क्या है हमारा, वेरिएबल है। इसी प्रकार 8/3 क्या है बच्चों, इस टर्म में कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर वाई क्या है, वेरिएबल है। 9/5 क्या है, कांस्टेंट है। एक्स क्यूब वाई जेड क्या है, वेरिएबल्स है। समझ में आया? यानी टर्म का फॉर्मेशन जो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के माध्यम से होता है। क्लियर? ये सब क्या है बच्चों, मोनोमियल। क्लियर? अब हम बच्चों दूसरा समझेंगे, बायोनोमियल। यहां लिख दे रहे हैं बायोनोमियल, BINOMIAL। बायोनोमियल को क्या बोलते हैं हिंदी में, द्विपदी। क्या बोलते हैं बच्चों, द्विपदी या द्विपद भी कह सकते हो, द्विपद। अब इसमें बच्चों क्या होते हैं, दो टर्म कंटेनिंग होते हैं। कितने होते हैं, दो टर्म। यहां लिख देंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing an algebraic expression containing two terms is called binomial, is called binomial। इसे बायोनोमियल कहते हैं। ठीक है, एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बायोनोमियल। यानी बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं, बीजगणितीय व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं, क्या कहा जाता है बच्चों, बायोनोमियल, है ना। इसके भी बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 5x प्लस 3x, ये क्या है, बायोनोमियल है। क्या है, बायोनोमियल है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो टर्म है, 5x प्लस 3x। ये क्या है बच्चों, बायोनोमियल, है ना। या y कर देते हैं इसको, 5x प्लस 3y, ये क्या है, बायोनोमियल है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लिख दे यहाँ पर 7x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, तो ये क्या है बच्चों, बायोनोमियल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लिख दें 5/3 x स्क्वायर y प्लस 7/2 x क्यूब y स्क्वायर, ये क्या है, बायोनोमियल। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे हमने लिख दिया a स्क्वायर b माइनस 3b स्क्वायर c, ये क्या है बच्चों, बायोनोमियल, है ना। क्यों बायोनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म के कॉम्बिनेशन से बना है। बायोनोमियल का फॉर्मेशन क्या होता है, दो टर्मों के कॉम्बिनेशन से होता है। इसमें भी दो टर्म कंबाइन होकर के बायोनोमियल बनाए हैं, और ऑपरेशन एल्जेब्रिक ऑपरेशन प्लस के द्वारा कनेक्ट है, ये क्या कहा जाएगा, बायोनोमियल। और ये 5/3 x स्क्वायर y प्लस 7/2 x क्यूब y स्क्वायर, इसमें भी दो टर्म है, ये क्या कहे जाएंगे, बायोनोमियल। और ये दो टर्म जो है माइनस ऑपरेशन द्वारा कनेक्ट है, ये भी क्या कहे जाएंगे, बायोनोमियल। अंडरस्टूड दिस टॉपिक, नोट कीजिए, मिटा दे।
प्रिय बच्चों, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राई माने होता है 3, नोमियल मीन्स पद, ठीक है। ट्राइनोमियल त्रिपद, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing 3 terms is called ट्राइनोमियल। बीजगणितीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। 3 पदों के द्वारा, 3 पदों के जुड़ने से बना हुआ एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल कहलाता है, ठीक है। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लेते हैं बच्चों, लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3x प्लस 5y, ये क्या है 3x प्लस 5y प्लस z। इसमें कितने पद हैं 1 2 3, ये क्या हो गया बच्चों ट्राइनोमियल। क्लियर। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9, इसमें कितने पद हैं 3 पद, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पद हैं, इसलिए क्या हो गया बच्चों ट्राइनोमियल। जैसे हमने लिख दिया 7k स्क्वायर प्लस 8y प्लस 6z की पावर -2, ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। क्लियर। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर बच्चों एक एग्जाम्पल और, जैसे हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन y माइनस 27, ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। क्या हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपका -2x, जैसे मैंने लिख दिया -2x बाई वाई स्क्वायर प्लस 7z बाई x प्लस 9y, ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। समझ में आया? यानी ऐसा एक्सपेंशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सपेंशन जिसमें 3 टर्म पाए जाते हैं वो ट्राइनोमियल कहलाते हैं। क्लियर। इसको मिटा दें बच्चों। अब हम समझेंगे मल्टीनोमियल। क्या समझेंगे? मल्टीनोमियल, जिसमें बहुत सारे पद कनेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें 3 से अधिक पद उपस्थित होते हैं, जिसमें 3 से अधिक पद प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। उसे हम क्या बोलते हैं मल्टीनोमियल। MULTI मल्टीनोमियल, NOMIAL, ठीक है मल्टीनोमियल, ठीक है। मल्टीनोमियल या इसी को बहुपद कहते हैं। बहुपद, बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ एक्सप्रेशन मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन लिखेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक expression containing more than containing more than one term, more than one term is called
मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल, ठीक है। क्लियर बच्चों? यस सर। कहने का मतलब एक से अधिक पद वाले बीजगणितीय व्यंजक मल्टीनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें 3 से अधिक पद हों, क्या 3 से अधिक पद हों, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल। क्लियर? यस सर। इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहां पर 3/19। क्या लिखा? 3/19 एक्स स्क्वायर माइनस AB² बाई C प्लस 43 ABX -4। ये क्या है? ये है मल्टीनोमियल, ठीक है। समझ में आया? इज मल्टीनोमियल्स हैविंग 4 टर्म्स। इसके पास कितने टर्म हैं? 4 टर्म, ठीक है। अगर 3 से अधिक टर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा ax⁴ प्लस by⁴ प्लस cz⁴ प्लस lk प्लस 7। ये क्या हो गया बच्चों? मल्टीनोमियल। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। ये सब क्या कहे जाएंगे? मल्टीनोमियल। ऐसे पद जिसमें 3 से अधिक पद हों, ऐसे एक्सपेंशंस जिसमें 3 से अधिक पद हों, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। नोट कीजिए, मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम सब समझेंगे फैक्टर्स ऑफ द टर्म। फैक्टर्स ऑफ द टर्म, फैक्टर्स ऑफ द टर्म यानी पद के गुणनखंड। When 2 or more quantities are multiplied to form a term, then each one of these quantities is called a factor of a term. Clear? यस सर। इसमें कहा जा रहा है जब किसी पद से 2 या 2 से अधिक राशियों, संख्याओं और शब्दों का गुणा किया जाता है, तो इन राशियों में से प्रत्येक को पद का गुणनखंड कहते हैं। समझ में आया? यस सर। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने यहां पर लिख दिया आपका -7 एग्जाम्पल। जैसे हमने लिख दिया -7 x²y। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्म। क्या बोलेंगे? TERM, टर्म बोलेंगे, ठीक है। ये टर्म जो है कई फैक्टर से मिलकर के बना है। अब इसमें देखिए कितने फैक्टर हैं, है ना। एक तो -7 है, समझ में आया। x² लिखा गया, एक फैक्टर ये भी हो गया। इस x को हमने लिख दिया, एक फैक्टर ये भी हो गया, और एक फैक्टर y भी हो गया। तो इस -7 को हम क्या बोलेंगे? -7 को क्या बोलेंगे बच्चों? टर्म। -7 को बोलेंगे टर्म। -7 x²y का -7 क्या है? एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। इसी प्रकार इसमें x को हम क्या बोलेंगे?
यक्स को फैक्टर्स बोलेंगे, किसका? -7x² y का, ठीक है। इसी प्रकार इस यक्स को भी एक फैक्टर्स के नाम से जाना जाएगा, किसका? -7x² y का। y इज द आल्सो फैक्टर गिवन टर्म -7x² y। तो इस टर्म में कितने फैक्टर्स बने? 1 2 3 4। समझ में आ गया? Yes, sir. इसी प्रकार यहां पर हमने बच्चों एक दूसरी डिफिनीशन लिखी है, इसको मिटा दें। Yes, sir. तो यहां पर संख्या के फॉर्म में हमने लिखी है when we multiply two or more numbers together, each of the numbers is called the factor of the product। प्रिय बच्चों, हमने हम कह रहे थे when we multiply two or more numbers together, each of the numbers is called the factor of the product। जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणन, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल में से प्रत्येक संख्या क्या कहलाती है बच्चों? फैक्टर्स। क्या कहलाती है? फैक्टर्स। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ रहा है? 12। यहां पर क्या होगा? 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, 4 इज द फैक्टर ऑफ 12। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. हैं? यानी 3 into 4 equal to 12 की मीनिंग हुई द नंबर 3 and 4 are the factor of the product, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट 12। 12 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट, है ना। या इसी को हम टर्म भी कह सकते हैं, TERM। क्लियर? Yes, sir. कोई परेशानी? अब जैसे हम यहां पे लिख दें, इसको मिटा दें। Yes, sir. जैसे हमने बच्चों लिख दिया यहां पर क्या? 3xy। क्या लिख दिया? 3xy। हमने यहां पर लिख दिया 3xy। अब यहां पर कितने फैक्टर इसके बनेंगे? 3 फैक्टर बनेंगे, है ना। कितने फैक्टर बनेंगे बच्चों? 3। एक तो 3 हुआ, दूसरा x हुआ, तीसरा क्या हुआ? y हुआ। क्लियर? ये जो 3 है, इस 3 को हम कौन सा फैक्टर बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट फैक्टर। कौन सा फैक्टर? कांस्टेंट। CONSTANT, कांस्टेंट फैक्टर। 3 को क्या बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट फैक्टर। और x और y, इन दोनों को क्या बोलेंगे बच्चों? हम वेरिएबल फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? वेरिएबल फैक्टर्स, है ना। वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल फैक्टर्स। क्लियर? कौन से फैक्टर है ये? वेरिएबल फैक्टर, या इसी को और कहते हैं लेटरल फैक्टर्स, LITERAL, लेटरल फैक्टर्स। समझ में आया? Yes, sir. इसको क्या बोलेंगे? एक्स वाई को वेरिएबल फैक्टर्स और लेटरल फैक्टर्स। और 3 को हम क्या कहेंगे बच्चों? Constant factor. कांस्टेंट फैक्टर्स। ठीक है? कोई क्लियर? Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, अब हम सब समझेंगे ट्री डायग्राम। TREE, ट्री की स्पेलिंग यही होती है, ट्री डायग्राम। DIAGRAM।
AGDIAGRAM, टी डायग्राम। टी डायग्राम क्या होता है बच्चों, इसको हम सब समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए टी हमने लिख दिया 4x² माइनस XY। इसको हम सब क्या कहते हैं, इसका नाम क्या होगा बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, EXPRESSION, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारा, ये इसके दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं बच्चों, 2 पार्ट। दो पार्ट, यानी ये बाइनोमियल है। क्या है, बाइनोमियल है। एक है 4x², दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस प्रकार का है, बाइनोमियल, BINOMIAL। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल टाइप्स का है। इसमें कितने टर्म कनेक्टेड हैं, 2 टर्म, 4x² और बच्चों -XY। क्लियर। Yes, sir. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टर्म। इन सबको क्या बोलते हैं, टर्म, TERM, क्या बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है। टर्म्स जो है फिर डिवाइड होते हैं, टर्म्स डिवाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 3, ये भी डिवाइड होगा। सुना, अब ये है, इसमें 4 है, x है और x है, यानी इसके 3 फैक्टर, इसको बोलेंगे फैक्टर। ये इसमें जो है, इसमें भी 3 है, 1 -1, फिर x और y। इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, Factors. फैक्टर, FACTOR। समझ में आया। Yes, sir. यानी टी डायग्राम में पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बाइनोमियल टाइप्स का है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म से मिलकर के बना है, 4x² -XY। 4x² -XY को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टर्म। क्या बोलेंगे, टर्म्स। ठीक है। और टर्म जो है क्या होता है, टर्म का निर्माण होता है, टर्म का फॉर्मेशन होता है किससे, मल्टीप्लिकेशन से। और किसके मल्टीप्लिकेशन से, कांस्टेंट और वेरिएबल से। कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन से टर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। टर्म्स कैसे बनता है, टर्म जो है किसका भाग होता है, फैक्टर्स का। किसका पोर्शन होता है बच्चों, फैक्टर्स से। टर्म जो है फैक्टर्स के गुणनफल से टर्म बनता है, यानी फैक्टर्स के गुणनफल से क्या बनता है बच्चों, टर्म। और टर्म का जब एल्जेब्रिक ऑपरेशन किया जाता है तब क्या बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। क्लियर। इसी को हम बच्चों बोलते हैं ट्री डायग्राम। क्लियर। Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. अब इसके बाद बच्चों हम सब समझेंगे कोफिशिएंट, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हम हिंदी में गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गुणांक। एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म, एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग फैक्टर्स। कहने का मतलब यह है, किसी पद के किसी गुणनफल के, पुनः रिपीट, किसी पद के किसी गुणनफल के
शेष सभी गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. अभी नहीं क्लियर होगा। देखिए जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इसे क्लियर करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बच्चों क्या 7xy 7xy, ठीक है। तो 7xy को हम क्या बोलेंगे टर्म, इसको क्या कहते हैं टर्म, TERM। ये क्या है टर्म है। टर्म किससे मिलकर के बनता है? टर्म का निर्माण किससे होता है बच्चों? फैक्टर से। टर्म किससे मिलकर के बनता है? Factor. फैक्टर से। FACTOR फैक्टर। ये टर्म जो है फैक्टर से बनता है। और टर्म जो बन चुका होता है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। PRODUCT। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। क्लियर? Yes, sir. अगर इसमें पूछा जाए, अगर इसमें हम कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ 7, क्या कह देते हैं? इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर, पहले समझ लीजिए फैक्टर के कौन कौन से हैं। इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है बच्चों? इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर्स क्या है? 7 को क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल फैक्टर। क्या बोलेंगे? Numerical factor. NUMERICAL न्यूमेरिकल फैक्टर FACTOR, ठीक है। और इसमें XY कैसा है? कैसा फैक्टर है? इसको बोलेंगे वेरिएबल फैक्टर। क्या बोलेंगे? Variables factor. VARIABLE वेरिएबल फैक्टर। क्लियर? Yes, sir. वेरिएबल फैक्टर। अब यहां पर हमें समझना है इसमें क्या, जैसे हम बोल दें कोफिशिएंट ऑफ XY, कोफिशिएंट ऑफ XY। अगर हम कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ XY तो क्या बच रहा है? 7 है। कोफिशिएंट ऑफ XY जैसे हम यहां लिखें, पूछें CO कोफिशिएंट COEFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ XY के साथ किसका गुणा हुआ है? 7 का। कोफिशिएंट ऑफ XY क्या हो गया? 7। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ XY है इसी को हम बोलते हैं क्या? रिमेनिंग फैक्टर्स है। समझ में आया? रिमेनिंग फैक्टर्स REMAINING रिमेनिंग फैक्टर्स। समझ में आ रहा है? ये पूरा तो क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट। ठीक है। प्रोडक्ट में रिमेनिंग फैक्टर्स क्या होंगे? XY। तो 7 क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। ठीक है। अगर हम जैसे इसमें पूछ लें कोफिशिएंट ऑफ X COEFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ X, कोफिशिएंट ऑफ X क्या हो जाएगा बच्चों? 7y। क्या हो जाएगा? 7y. यानी X को छोड़ दिया जाता है ना। तो रिमेनिंग फैक्टर्स क्या हुआ? X बचा REMAINING रिमेनिंग फैक्टर ये किसका है? प्रोडक्ट का। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ X 7y हो गया। अगर हम पूछे कोफिशिएंट ऑफ Y तब आप क्या कहेंगे? तीसरा कोफिशिएंट ऑफ Y COEFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ Y। कोफिशिएंट ऑफ Y की
की मीनिंग क्या हो गई बच्चों? 7x। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसको नोट कीजिए, बिठा दे इसको। Yes, sir. आइए एक एग्जाम्पल द्वारा और समझते हैं इसको। जैसे बच्चों हमने लिखा यहां पर एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे -9 वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? अगर पूछा जाए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट COEFF COEFFICIENT कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 9 NUMERICAL न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर पूछ लिया जाए तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? -9 कितना है? -9. अगर इसमें पूछ लिया जाए लिटरल कोफिशिएंट, लेटरल कोफिशिएंट क्या है बच्चों? वाई स्क्वायर जेड। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? No, sir. अगर इसमें पूछ लिया जाए आल्सो यद्यप द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? जो रिमाइनिंग प्रोडक्ट बचे, रिमाइनिंग प्रोडक्ट क्या बचेंगे वाई स्क्वायर के बाद? -9 बचा है और जेड बचा है, क्या लिख देंगे? -9 जेड। क्लियर? Yes, sir. अगर पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ जेड, द कोफिशिएंट ऑफ जेड, द कोफिशिएंट ऑफ जेड, तब क्या बताएंगे? -9y²। क्लियर? यानी जेड को छोड़कर, अगर कोफिशिएंट ऑफ जेड पूछा जाता है तो जेड को छोड़कर जो बचेंगे उसको लिख देंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ 9y, तब क्या बताएंगे? द कोफिशिएंट ऑफ 9y, केवल 9y पूछा जा रहा है, क्या बताएंगे बच्चों? -y/z। यही तो हुआ। Yes, sir. यानी इसमें से हम क्या ले लेंगे? 9 ले लेंगे, एक y ले लेंगे, तो क्या बचेगा? y बचेगा, z बचेगा। क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब इसके बाद बच्चों हम सब मिटा दें इसे। Yes, sir. अब इसके बाद हम सब समझेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। प्रिय बच्चों, लास्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होते हैं? आइए इसको समझते हैं। लाइक टर्म में क्या होता है बच्चों? पहले इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। टर्म्स, TERMS, टर्म्स having
the same power of algebraic factors are called the terms having the same power of algebraic factors of एक मिनट the terms having the same power of lateral lateral the terms having the same power of lateral algebraic algebraic the terms having the same power of lateral algebraic factors are called like term. समझ में आ रहा है बच्चों? Terms having the same power of lateral algebraic factors are called like term. देखिए जैसे हमने इसको एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पे बच्चों क्या लिख दिया हमने 2x स्क्वायर y और यहाँ पे लिख दिया -5x² y और हमने यहाँ पे लिख दिया -3x² y। ठीक है, तो ये क्या है? ये कैसे टर्म है? लाइक टर्म है। कैसे टर्म है? लाइक टर्म। देखिए यहाँ पे लेटरल x का पावर क्या है? 2 है। इसमें भी लेटरल x पावर 2 है। इसमें भी लेटरल x पावर 2 है। ये पावर्स क्या है? सेम है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की पहचान करने के लिए बच्चों हम लेटरल अलजेब्रिक फैक्टर्स को देखते हैं। किसको देखते हैं? लेटरल अलजेब्रिक फैक्टर्स। क्लियर? इसमें लेटरल अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या है? x² y। इसमें भी क्या है? x² y। इसमें भी क्या है? x² y। ये क्या है? सभी में x² y सेम है। इसलिए कैसे टर्म होंगे बच्चों? लाइक टर्म। कैसे टर्म होंगे? लाइक टर्म। समझ में आ रहा है? लाइक टर्म्स हैं। अगर जैसे हम एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4xy 3xy 9xy है, या यहाँ पर लिख दिया आगे 8xy। तो ये कैसे टर्म है? लाइक टर्म है। कैसे टर्म है बच्चों? लाइक टर्म। क्यों है? क्योंकि इसका लेटरल फैक्टर्स जो है सेम है। सभी का लेटरल फैक्टर्स क्या है बच्चों? सेम है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लाइक टर्म। समझ में आ रहा है? जैसे हम लिख दे 3, यहाँ लिख दिया 3p² y, यहाँ पे लिख दिया 2p² y, यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया बच्चों 8p² y, यहाँ पे लिख दिया हमने 9p² y। ये कैसे टर्म है? लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि लेटरल कोफिशिएंट, क्योंकि लेटरल पोर्शन सभी का क्या है बच्चों? सेम है। सभी का क्या है? सेम है। लेटरल पोर्शन सभी का सेम है। लेटरल फैक्टर्स
सभी का सेम है। और लेटरल फैक्टर्स क्या है? पी स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर वाई, पी स्क्वायर वाई। ये कैसे टर्म हो गए? लाइक टर्म। कैसे टर्म हो गए बच्चों? लाइक टर्म। लाइक टर्म। ठीक है, क्लियर? यस सर। मिटा दे। यस सर। अब बच्चों समझेंगे अनलाइक टर्म। तो आइए समझते हैं अनलाइक टर्म। ठीक है, यस सर। टर्म्स हैविंग TERMS, terms having different lateral LATERAL, terms having lateral algebraic factors are called unlike term। ठीक है बच्चों, अनलाइक टर्म्स। अब देखिए, जैसे हम यहां पे लिख दें, क्या एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पे बच्चों है 2x² y और यहाँ पर है 2x। ये कैसे टर्म है? अनलाइक टर्म। क्यों? क्योंकि लेटरल फैक्टर्स इनके सेम नहीं है। लेटरल फैक्टर इनके सेम नहीं है, जिसको बोलेंगे अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म समझ में आ रहा है? जैसे हम लिख दे, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लिया 8x, क्या लिख दिया? 8x। फिर यहाँ पे लिख दिया 8y²। फिर यहाँ पे लिख दिया हमने 8x²। ये कैसे टर्म है? अनलाइक टर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए लेटरल फैक्टर सभी के क्या हैं? अलग अलग हैं, है कि नहीं है? यस सर। इसमें लेटरल फैक्टर x है, इसमें लेटरल फैक्टर y² है, इसमें लेटरल फैक्टर x² है। यानी यहाँ पर पावर जो है क्या है? अलग अलग है इन दोनों का। ये कौन से टर्म हो गए? अनलाइक टर्म। ठीक है, कौन से टर्म हो गए बच्चों? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म। ऐसे टर्म हुए अनलाइक टर्म। समझ में आया? यस सर। अनलाइक टर्म यानी terms having different lateral algebraic factors are called unlike terms। Clear? यस सर। जैसे एक एग्जाम्पल और समझेंगे, दे रहे हैं। जैसे बच्चों हमने लिख दिया 6xy² है ना, 6xy² एंड -2x²y। ये कैसा टर्म है? आर अनलाइक टर्म। कैसा टर्म है बच्चों? अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म। क्यों? क्यों है? क्योंकि इनके लेटरल फैक्टर्स डिफरेंट है। लेटरल फैक्टर्स क्या है? डिफरेंट है। सेम है क्या? नहीं है। इनके लेटरल फैक्टर्स डिफरेंट हैं, इसलिए कौन से टर्म हुए ये? अनलाइक टर्म। यहाँ पर पहला टर्म क्या है? अनलाइक टर्म। क्यों? क्योंकि इनके लेटरल फैक्टर्स डिफरेंट हैं। इसके लेटरल फैक्टर्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये सभी टर्म क्या बोले जाएंगे? अनलाइक टर्म। समझ में आया?